So I simply told that newspaper Jagran and one another newspaper, I would say the Josh on Wednesday. That newspaper Hawker used to deliver, and in that newspaper there was a big heading saying कैसे पाए boardroom में direct entry, that you can work with the big corporate. ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर। कह रहा है कि आई हैड ब्रेकअप विद माय गर्लफ्रेंड, Oh, शी क्रैक्ड एग्जीक्यूटिव लेवल सो लेफ्ट मी, and now I'm at executive level, but the motivation is getting lower. I don't know why, maybe because of overburden of my pressure of BBA and SEM exams, or pressure of getting good MBA college and its interview, and my whole May month is full of such burden loads, and my mind is out of myself, feeling depressed because of one of my paper went bad, with the fear of giving the second examination for the same, unable to control myself. No guidance, no motivation is left to be patient and fight the situation. Please, if you could help and guide with their idea to fight back this situation. ये तो okay. औरत का चक्कर बाबू भैया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एज ऑफ बिकमिंग सीएस। बच्चा कह रहा है जी, आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यू टू फैमिली प्रेशर and my age, which has led to major health issues. How can I manage this stress and anxiety, and I am not earning anything at this age? तो दोस्तों सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है जी, बिल्कुल रिलैक्स हो, ऑब्जर्व करो आप अपनी ब्रीथ को। हमारी सांस आ रही है, जा रही है। जितना भी हम इस संसार में कुछ भी काम करते हैं ना, बीट सीएस, बीट सीए, या हम कुछ और भी कोर्स करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि देखो हम इस संसार में हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो काम दोस्तों करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहते हैं, वर्क इज अवर वर्शिप। तो काम तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन काम के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दैट इज अवर हेल्थ। अगर हम रहेंगे तभी तो दोस्तों कोई ना कोई काम रहेगा, कि नहीं? अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर हम मेंटली साउंड रहेंगे, अगर हम मेंटली ठीक रखेंगे, तभी तो हम किसी चीज को परस्यू कर पाएंगे। अगर गाड़ी से हमें कहीं ट्रेवल करना है, अगर वो गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम होती रहेगी, गाड़ी जो है वो ठीक रहेगी, गाड़ी का जो क्या कहते हैं पार्ट्स है वो सब ठीक रहेंगे, तभी तो गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अदरवाइज तो कार विल कॉज प्रॉब्लम्स। इसीलिए जो है हमने ये छोटा सा एक सेशन रखा है, कि जिससे ताकि हम एक कम्युनिटी के साथ अपना कनेक्ट कर सके। हम सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, सबके सब एस्पिरेंट्स हैं। कहीं ना कहीं हम भी उस जोन में थे जिस जोन में आज आप जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को हम भी फेस करते थे। तो आज अब जब वो सिचुएशन से हम निकल गए हैं, तो अब हमें लगता है कि जो हमारे साथी भाई बंधु हैं, जितने हमारे बिरादरी के छोटे छोटे भाई बहन बच्चे जो सारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए छोटा सा एक क्या कहते हैं, एक हेल्प तो नहीं, हेल्प तो हम करने वाले कौन है, हेल्प तो करने वाला भगवान है सबकी। बट जस्ट एक ही है कि एक डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक इस संसार में किसी भी जगह अगर कोई भी काम होता है तो उनकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। आपस में लोग कम्युनिटी में बात करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का ऐसा है ना, हमारी बात हम ही समझ सकते हैं, है ना। अब आप घर पे समझाओगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हो, क्या है बे यार, खाना खा ले आके, तो वो चीज हम नहीं समझा पाते। कई बार हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर हम एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी के अंदर बैठते हैं, तो वहां पे हम अपने थॉट्स जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो ये एक क्या कहते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, कि ताकि हम भी अपने मन के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं निकाल सके। थोड़ा हमको भी उससे क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन भी क्या है यार, एक काइंड ऑफ एक हमको एक लाइफ को कुछ परस्यू करने का एक छोटा सा डायरेक्शन मिलता है। ठीक है जी, आ जाओ आगे बच्चे। तो बारिश के आने से पहले कुछ बादल भी आ जाते हैं, इनको तो नहीं बुलाया था, हम सोच सोच घबराते हैं। ये बादल तो इस बारिश के शुभ चिंतक हैं, शुभ सूचक हैं, जो नूर खुला मुख रखते हैं वे बर्तन सब भर जाते हैं। जब भी बारिश होने वाली होती है ना, बारिश के आने से पहले बड़े सारे बादल आते हैं, वो बिजली गड़गड़ाने लग जाती है, चमक मारने लग जाती है सारी जगह, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है। तो हमको लगता है कि भैया अब तो कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली वो बारिश के आने के शुभ चिंतक होते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम कोई काम करते हैं, हम सीएस कोर्स कर रहे हैं, तो जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो हमें लगता है कि बादल आ गए हैं, बिजलियां कड़क रही। तो जब हम सीएस कोर्स के अंदर ऐसे कर रहे होते हैं, तो हमें डर लग रहा होता है कि आगे क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा यार, जब बारिश आती है उसके बाद क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लैरिटी से नजर आने लग जाता है, अच्छी हवा में हम सांस ले पाते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम कोई भी एग्जाम करते हैं, तो हमने ये नहीं सोचना, तो हमने ये नहीं सोचना कि इसके अंदर होने क्या वाला है जी, हमें डर लग रहा है, हमें पैनिक हो रहा है, हमें एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, वो इतनी टेंशन वेंशन नहीं लेने का। ये इतना जो हमारा बेसिक स्ट्रेस है, इतना तो हमारे को क्या कहते हैं, जितना नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम में स्ट्रेस होता है ना, इतना तो सीएस एस्पिरेंट को क्या कहते हैं बिना प्रॉब्लम के नॉर्मल सा स्ट्रेस ही रहता है। थोड़ा सा स्ट्रेस जो है हमारे लिए जरूरी भी है। तो आज इसी तरह
से हमारे साथ एक बड़े ही खास हमारे सेशन के अंदर जुड़ने वाले हैं सीएस राहुल जोगी सर। कहाँ पे रह गए सर, आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है, तो मैं आपको सर के बारे में बता दूं। आज जो हमारा मेंटल वेलबींग का सेशन है, तुम्हारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़े हैं जिनकी लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। वो छोटे से गांव से निकले, सफीदों जैसे छोटे से गांव से निकले, और उसके बाद उन्होंने अपना इतना बड़ा कॉर्पोरेट करियर जो है वो एस्टेब्लिश किया। और सर चंडीगढ़ चैप्टर के जो पास्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, मतलब एक प्रोफेशनल भी है, मेरे बड़े भाई भी हैं। उनसे हम काफी सारी गाइडेंस भी लेते रहते हैं, हमेशा हमें सही गाइड करते हैं वो। ठीक है, और उनकी जर्नी मतलब ऐसे कोई बहुत प्रिविलेज घर से नहीं आए वो। तो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, मॉडिफाई किया, हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर वो पढ़े थे। उसके बाद धीरे धीरे उनको इंग्लिश भी 6 क्लास के बाद उनको सीखने को मिली। उसके बाद धीरे धीरे वो दिल्ली शिफ्ट हुए, फिर वहां जाके उन्होंने इंटरप्रिटेशन करना सीखा, धीरे धीरे सीएस कोर्स में अपने आप को एनरोल किया। तो इसी तरह से दोस्तों करते करते इंसान जो है कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो टाइम टाइम की बात है। हम भी आज घबरा रहे हैं, हम भी आज उस सिचुएशन के ऊपर है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे ही नहीं हुआ। पर जैसे जैसे हम उस जर्नी का पार्ट बनेंगे, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो चीजें जो है वो सॉर्ट होती रहती है। बस हमें रुकना नहीं है, हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है। तो आज हमारे साथ अच्छा बच्चे जुड़ रहे हैं, आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है, आओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चों अगर आपको मीनवाइल कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मन की बात वाला सेशन लेंगे जिसमें आपने अतरंगी क्वेश्चंस भेजे हैं। वो वाला पार्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए हम आपके क्वेश्चन वो सारे के सारे लेते हैं जो आपने क्वेश्चंस लिख करके भेजे हैं। सारे के सारे हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। एक बार सर ज्वाइन कर दें, राहुल जोगी सर। फिर उसके बाद हम करते हैं। मीनवाइल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सो दैट विल बी रियली रियली नाइस, दैट विल बी रियली रियली नाइस। हाँ जी बच्चों, बोलो यार, डरो मत, क्या हो गया है? अरे भाई, अरे टेंशन ना लो यार, यहाँ पे आपको कोई नहीं जज करने वाला। आप अपना कैमरा बंद करके आराम से माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ऐसी भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कैमरा ऑन करना है। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे ना हम लाइफ में कुछ भी परस्यू करते हैं, मैं आपको एक बढ़िया मस्त चीज बताता हूँ। जैसे हम लाइफ में कुछ भी परस्यू कर रहे होते हैं ना, तो हम ना अपनी जो कहते हैं अच्छी आदतें हैं, जो अपनी इच्छाओं को उसको धीरे धीरे दबाना शुरू कर देते, धीरे धीरे मारना शुरू कर देते, अपनी हॉबीज को मारना स्टार्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी को म्यूजिक पसंद हो सकता है किसी को डांस पसंद हो सकता है किसी को कुकिंग पसंद हो। तो ये जो एक्टिविटीज है ना यार, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टू फील ह्यूमन, टू बी ह्यूमन बीइंग, हमको ये सब करना जरूरी है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू था। नवजोत सिंह सिद्धू क्या था? क्रिकेटर था, ही वाज अ क्रिकेटर। तो वो क्रिकेट खेलता था बहुत बढ़िया, लेकिन साथ साथ उसकी हॉबी थी कि वो कॉमेडी में भी उसका इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे क्रिकेट के साथ उसने क्या किया, अपना कॉमेडी का जो हॉबी है उसको छोड़ा नहीं। धीरे धीरे जैसे उसने कॉमेडी की हॉबी को नहीं छोड़ा, वो कॉमेडी के अंदर वो जज बन गया। जब वो कॉमेडी में जज बन गया, उसकी एक और हॉबी थी, उसको बोलना बड़ा अच्छा लगता था, तो अब वो पॉलिटिक्स के अंदर भी चला गया। तो दोस्तों ये जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो हमारी हॉबीज हैं, ये हमको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज देती हैं पूरी की पूरी दुनिया से। ये आपको हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इनको साथ साथ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवंत मान था, है ना, ही वॉज अ कॉमेडियन, कॉमेडी करता करता वो पंजाब का सीएम बन गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इससे कुछ भी फ्यूचर डिसाइड होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हम सब लोग सीएस कर रहे हैं। अभी हम सब लोग आगे लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आज हमें नहीं पता ना, आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। लाइफ इज अनसर्टेन, तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट लाइफ इज नॉट नेगेटिव, अनसर्टेनिटी इज नॉट नेगेटिव, अनसर्टेनिटी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। ऐसा थोड़ी लिखा है कि अनसर्टेनिटी मीन्स नेगेटिव, कि बुरा ही होगा, अच्छा भी तो हो सकता है। अच्छा ही होता है, अगर अच्छा बोलते हैं अच्छा होता है। बस ये है कि हमें रुकना नहीं है, हमें साथ साथ अपनी क्या कहते हैं जो एक्टिविटीज है उनको साथ साथ हमें परस्यू करते रहना है। तो दोस्तों जिनका हम इंतजार कर रहे थे, सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्लीज वेलकम सीएस राहुल जोगी सर। He is company secretary and corporate lawyer, and he is former chairman of Chandigarh chapter. And sir, we are really blessed to have you with us for guiding students. And ये बड़ा एक अच्छा दोस्तों प्रोफेशनल जर्नी सर का रहा है। किस तरह से लॉ को पढ़ना है, सिर्फ आपको लॉ को लाइक रोड ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉ की लाइंस के बीच में बिटवीन द लाइंस इंटरप्रिटेशन किस तरह से करनी है। तो ये सब जो है सर के पास एक बड़ा अच्छा एक टैलेंट है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। आज सर से उस टॉपिक के बारे में भी जानेंगे। तो सर ने भी अपनी जर्नी के अंदर काफी कुछ फेस किया है, और किस तरह से सर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल कर आए और आज हमारे लिए सर इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गए हैं। एंड बहुत इंस्पायर होते हैं हम सर से, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सर भी है, गाइड करते हैं हमको बड़े अच्छे से। तो स्टूडेंट्स के लिए सर हमेशा खड़े रहते हैं, सो दैट इज रियली वेरी वेरी बिग थिंग। तो आज के सेशन के सिर्फ हम करियर की बात नहीं करें,
करेंगे, सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे, थोड़ी लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर भी तो इंसान ही है यार, है ना। तो हम जो चीजें हम फेस कर रहे हैं वो सर ने भी फेस की हैं अपनी लाइफ के अंदर, बस सर उन चीजों को फेस करके एक स्टेज आगे आ गए हैं। तो सर एक मिरर की तरह आज हमारे साथ बैठे हैं, जो हमें हमारी लाइफ का एक मिरर दिखा सकते हैं। तो सर, वी वार्मली वेलकम यू टू दिस सेशन एंड ओवर टू यू सर। Thank you so much, once, and you have said so many things. You have been so kind, and ऐसा कुछ भी नहीं है. And it was like our own struggle we all are doing in our own time interval. And like we reach at some point of time, then people can take the inspiration from us, from our life, from our achievement. I would say so-called achievement because हम कभी रुकते नहीं हैं, सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं. दैट इज द जर्नी, दैट इज द लाइफ वी हैव. सो जो वंश ने कहा आप बिल्कुल उसको इग्नोर करें, और वी विल बी गोइंग लाइक अ कैंडिड डिस्कशन, अ कॉन्वर्सेशन, कि जो आपने पूछना एज अ, बिल्कुल खुल के बात करें. कोई इसमें कोई ऐसा एक हमारा फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है. वी आर, आई वुड से दी क्लोज्ड कॉन्वर्सेशन. तो आप खुल, अकॉर्डिंगली वी कैन more interactive one from your side, that you should be interactive, and we must say thank you to once for this wonderful initiative. And I always inspire, like जो once कर रहा है, मतलब for the professional. So जर्नी है, मैं तो खुद एक इंस्पिरेशन लेता हूँ कि आप इतना टाइम दे पाते हो. Like once you are qualified, you are like you have your own commitment. Despite of that, you are still that, I would say, अब एनर्जी, अब मोटिवेशन के यार मैं किसी और के लिए कुछ कर सकूं तो अच्छा है. सो आई brief background about how I started, and how, like, the achievement we got. So I belongs to Haryana, small. I did my more till become first year. I was a Hindi medium student, and from the government school, and family background was humble, like from agricultural family. And during the CS, when I started CS, yesterday only somebody was asking me, I met a gentleman, how you got into this profession of company secretaryship. So I simply told that newspaper Jagran, and one another newspaper, I would say the Josh on Wednesday. That newspaper Hawker used to deliver. And in that newspaper, there was a big heading saying, कैसे पाए boardroom में direct entry, that you can work with the big corporate. And that was a motivation that, okay यार, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज हम नाम सुनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रमोटर, चेयरमैन, that much of $1 million they have, and we can closely work with them. So that kind of motivation I had during my CS. And journey was like bit of, I would say, difficult or smooth at the same time. For CS examination, then before the result and after the examination, I used to teach student for accountancy and the Companies Act, like the CS student mostly. So that was the one part of the story. And then I was in Delhi for some time, like 9.5 years. I spent my good time in Delhi, like the student time. Then because of the, I would say, the quality of air or the level of pollution we have in Delhi, so we were forced to move Chandigarh. So that was a choice we made. And now when I contested for this CS election, I got elected in the committee. Then I was the youngest chairman in Chandigarh. Chandigarh is, I would say, the small chapter, but very significant because it was established in 1978, like the one of the oldest chapter of ICSI. If you will see, the CS Act was, I would say, is 1980, but it's 2 years prior to that CS Act even. So the CS, the Chandigarh chapter. And apart from that, now I'm doing my own consulting, advising client, like taking some session with students, some members, like whatever we can contribute for the profession, for the student. And we just want to hold hand of each other as a CS colleague, as a professional, wherever you need any help. So you can definitely contact me. And we have the professional like ones for this initiative.
So yes, that is from my side, and I would expect so we have so many people. Yep. Oh, I can't see all of them. Oh yeah, now I can. Okay. So one of my office colleague is also there, Vedika. So yes, once we can start with the discussion. जी 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 सर। तो दोस्तों, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हम मुश्किलों के क्या बारे बात में रोते रहते हैं, लेकिन जो हम अपनी जोत जगा के कहते हैं कि ये हमारी अखंड जोत जलाई है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हवा चलाने वाला कौन है। तो हमें उस शक्ति के ऊपर जो है वो विश्वास रखना है। इसी के साथ दिस इज अ फैमिली डिस्कशन, हम बिल्कुल ओपन डिस्कशन इसके अंदर करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ दिस मेन सेगमेंट ऑफ दिस सेशन, दैट इज मन की बात। आप बच्चों ने जो अपने मन की बातें रखी है दोस्तों, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है जी। सो इस सेगमेंट के अंदर क्या है, सम क्वेश्चंस अबाउट एग्जाम, सम अबाउट करियर प्रेशर, सम अबाउट रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस, फियर, सेल्फ डाउट, एक्सपेक्टेशंस, और ऑनेस्टली समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो आपकी ये वाली परेशानी जो है हम दूर करेंगे। तो सर, शैल वी स्टार्ट विद दिस सेगमेंट मन की बात? प्लीज तो सर, सबसे पहला जो शुरू क्वेश्चन, किया जाए। हाँ जी जी सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बच्चे ने पूछा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ पीयर कंपटीशन, इनसिक्योरिटी एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन दैट एस्पिरेंट्स मेक विद फेलो एस्पिरेंट्स। कि अपने साथियों से कैसे झगड़ा किया जाए, कि उन्हें कुचला जाए, कि कैसे आगे निकला जाए। नहीं, अगर हमें मतलब देखो, कंपैरिजन आना, लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कंपैरिजन इज वेरी वेरी मच नेचुरल। आप कंपेयर करते हो, आपके साथ कोई पढ़ता था, वो आपसे आगे चला गया, या आप कहीं पर आगे चले गए, आप लगते हो दैट यू आर बेटर प्लेस्ड, और लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग बेटर। मे बी 5% आपके 12th में भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो आपको लगता है यार हाँ, मैं तो मतलब मैं कहीं ना कहीं उससे बेटर हूँ। बट एक और पॉइंट है, जो हम एग्जाम की सक्सेस या जो एक टेम्परेरी सक्सेस देखते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे किसी के ना इंटेलिजेंस का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इफ लाइक यू हैव अपियर्ड फॉर सीएस एग्जाम, हमने ऐसा देखा कि ठीक है, आपके 49 ईच आ गए, बट आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा। और कई बार क्या होता है कि आप एक नंबर से फेल हो जाते हो, 40 नहीं आया, 39 आया, लेकिन तब भी आपका एग्जाम रह जाता है। लेकिन अगर आपका 40 आ जाता, तो आपकी एक नंबर से क्या इंटेलिजेंस डिसाइड हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो इंटेलिजेंस प्लस आपका जो मेंटल माइंडसेट है, हम उस सर्कल में ही ना जाए कि यार मुझे किसी से कंपेयर करना है या मुझे किसी के साथ compete करना है। आप यू आर रनिंग योर ओन रेस इन योर ओन सर्कल। आपके अपने सर्कमस्टांसेस है, जब मेरे खुद के सर्कमस्टांसेस हैं, उसके कुछ और सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि भाई हाँ, हमें उस कंपैरिजन वाली रिडल के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें ठीक है, ओके, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है, फॉर एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट द एग्जाम ओनली। आप जहां पर भी हो, मुझे लगता है कि यू आर बेटर प्लेस। और मतलब कंपैरिजन का तो मुझे कोई रीजन नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट एट द एंड आप भी वहीं पर होंगे। आई रिमेम्बर वन ऑफ द गाय, लाइक वी वर इन द हॉस्टल, तो ओल्ड कंपनीज एक्ट होता था, एंड इट हैड लाइक अबाउट 658 प्रोविजंस और सेक्शंस, यू कैन से। आप उनसे रात को उठा के पूछ लो नींद में, वो एक से स्टार्ट करेगा और 658 तक बता देगा कि हर प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है। यू कैन डू द क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑल्सो। बट जब एग्जाम आता था ना, वो लगता था कि यार ये सरदार जी ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये तो एग्जाम मेरे से पहले क्वालिफाई कर देंगे। और वो कंपेयर करते थे, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उनको अपने ऊपर वो सेल्फ डाउट में आ जाते थे। जो जब आप कंपैरिजन वाले मोड में जाते हो, तो आप सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो अपने खुद के लिए। मतलब आप खुद ही कंकर बिछा रहे हो अपने रास्ते के अंदर। तो आपको कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं जाना। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मतलब वी ऑल आर इक्वल, बट वी ऑल आर नॉट सेम। कुछ बच्चे बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से अंडर प्रिविलेज होते हैं। हमारी अपनी अपनी जर्नी, अपनी अपनी स्टोरी है। किसी का अपनी लाइफ जर्नी में किसी तरह से बैकग्राउंड है, किसी का किसी तरह से बैकग्राउंड है। तो कंपैरिजन एक फेयर ग्राउंड पे होता है, अनफेयर ग्राउंड पे आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल आपको ठीक। क्या चुनौतियां पहले निकालनी है, वो आपको डिसाइड करना है। वो आपकी एक कहते हैं लाइफ स्टोरी है। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबके अपने अपने क्लाइमैक्स है। तो वो आपको अपना क्लाइमैक्स जो वो पूरा कहना भुगतना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई भी वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक बच्चे का आया है, प्लीज गाइड मी जी, हाउ टू रिटेन थ्योरी सब्जेक्ट्स सेक्शंस प्रोविजंस, नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, आई एम डीमोटिवेटेड टू, विल आई बी एबल टू क्लियर और ट्राई समथिंग एल्स। देखो, कुछ आप स्टार्ट करो, उसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं होता, आप उसको पूरा करो।
ये तो मैं कहूंगा कि अगर, क्योंकि जब आप कुछ चीज छोड़ देते हो बीच में तो आपका ना एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है आप छोड़ने का, कि यार ठीक है नहीं हुआ आज मैं ये कर लेता हूँ, फिर 2 महीने बाद आप कुछ और करने का मन करेगा। तो आप देखोगे ना कि 4 साल में ना कई चीजें आप छोड़ चुके होंगे, और एक बार आपका माइंडसेट डेवलप हो गया कि यार ठीक है मुझे नहीं हो रहा मेरे से, या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप ना लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लोगे, नॉट अबाउट द एजुकेशन और द करियर, आप फिर ना छोड़ने वाले मोड पे चले जाओगे। ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन लेके आनी पड़ेगी। और जहां तक बात रही कि जो थ्योरी के सब्जेक्ट की बात है, आप थ्योरी को याद, अपने माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली, कंपनी सेक्रेटरीशिप के जो हमारे कोर्सेज हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं उसकी बैकिंग होगी, लीगल प्रोविजन होगी, कोई सर्कमस्टांसेस बेस्ड होगा, तो आप उसे ना कुछ छोटी छोटी स्टोरीज में आप कर सकते हो कि ठीक है यार मैं इसे ना स्टोरीज में बांट लेता हूँ, कि ये एक स्टोरी है, मुझे एक मिस्टर एक्स है, आप जो भी सुंदर सा कार्टून बनाना चाहें उसका बना सकते हो, और उस स्टोरीज में आप उस प्रोविजन को या उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके याद कर लो तो इजी रहेगा। स्टोरीज एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें कहानियां याद रहती हैं, हमारी इवोल्यूशन है वो ऐसा ही है कि कहानियां हमें याद रह जाएंगी, जिससे कॉन्सेप्ट भी हमें याद रह जाएगा। तो अगर आप कुछ उसको कॉन्सेप्ट बना लोगे तो थ्योरी विल बी इजी। आपने मतलब, हमारे टीचर बताते होते थे कि भाई आप किसी भी आंसर को जब आपके सामने अटेम्प्ट करने के लिए आए उसे 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट यू विल गिव द इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन यू विल गिव सम एक्सप्लेनेशन, देन यू विल कंक्लूड whatever the examiner is expecting from you. So that is the how, like you will प्रेजेंट योर आंसर। तो आप उसी कॉन्सेप्ट से याद करो, उस कॉन्सेप्ट को इजी रखो, और 1 मिनट के लिए अगर आपको लगता है कि यार मैं वो आंसर नहीं दे पा रहा जो मुझे एग्जामिनर को देना चाहिए, अपने आप को एग्जामिनर बना लो कि यार मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आपकी जो थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा, रादर आई वुड से कि 80-90% सोल्व हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट सर। एक क्रोनोलॉजी होती है दोस्तों, दैट इज एब्सोल्युटली, कि आप एक स्टोरी है, आप रामायण की स्टोरी देखें तो पहले वनवास हुआ, फिर सीताहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ। आप वनवास के बाद युद्ध पढ़ेंगे तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। तो लॉ में अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम फोकस लेक्सिकन के ऊपर हम इंटरनल ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो हम इंटरनल ऑडिट जी की क्रोनोलॉजी बनाते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कलेक्ट द डाटा। आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे ना मुझे करना क्या है। उसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद आप एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। जब तक आपके पास डाटा नहीं, आप एप्लीकेबिलिटी चेक कर ही नहीं सकते। सो अगर हम लॉ में भी एक क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ते हैं कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती है। अगर हमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करनी है, सो वी हैव 3 फेजेस। फर्स्ट इज प्री मर्जर, सेकंड इज ड्यूरिंग मर्जर, थर्ड इज आफ्टर मर्जर। अगर हम सीधा आफ्टर मर्जर पढ़ेंगे तो वो याद रहने ही नहीं वाला। हमको सबसे पहले प्री मर्जर पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आज इनसाइट मिला है। मैं बिल्कुल इसको नोट कर लेना, आप साथ साथ दोस्तों नोट करते रहें कि हमें क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ना है। हमें बिल्कुल एक कहानी की तरह पढ़ना है कि पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, तब वो चीजें हमको याद करनी आसान हो जाएंगी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये सर। आई एम इन माई एग्जीक्यूटिव लेवल 1 एंड हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स अर्लियर। पहले 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। आई क्लियर माई ऑल पेपर्स ऑफ बोथ ग्रुप एक्सेप्ट CAFM एंड टैक्स लॉज। CFM और टैक्स बिल्कुल लॉज का ठीक पेपर इनका नहीं निकला है। And in both the attempts, I got single digit in both exams, and due to my executive does not clear, I didn't understand the reason for that। मैंने उसके रिपेयर सब कुछ फिल करा बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर प्लीज आप मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताएं, क्या मिस्टेक हो सकती है मेरी, कैसे मैं इसको ठीक करूं और इस अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करूं प्लीज सर। ठीक है, पहले तो आप इसकी अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ। हाँ जी सर, अब आप बताओ। दैट्स अ गुड एडवाइस कि आप देख सकते हो कि आपने लास्ट एग्जाम में क्या परफॉर्म किया था। अगर हम थोड़े से दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, मतलब मैंने 12 साल पहले एग्जाम दिए, तो आप मुझे करेक्ट कर देना। तो CFM प्लस टैक्स लॉज दोनों ही मैं टू सम एक्सटेंट मानता हूँ कि टैक्स लॉज फिर भी थ्योरेटिकल है, लेकिन हाँ उसमें कॉन्सेप्ट सारे के सारे प्रैक्टिकल ही हैं, तो CFM तो पूरा ही प्रैक्टिकल है। अगेन, अगर आपको एक बार किसी भी क्वेश्चन का, मान लो अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई थिंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा आपके सिलेबस में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अगर CFM की हम बात करें। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। वो क्वेश्चन को बोलने के भी ठीक है 3+2 5 या 1+4 5, आंसर विल रिमेन सेम। यू फर्स्ट हैव टू फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट। वंस यू अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट के हम इस प्रोविजन को पढ़ क्यों रही हैं। अगर आप टैक्स लॉज में भी देखोगे आपको ना बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो भी हम बेसिक पे जाते हैं कि
जो डेबिट क्रेडिट के हमारे बेसिक रूल्स हैं उसी पे जाते हैं। और हाँ, हमें उस कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, हमारे प्रोफेशनल स्टेज पे हमारे पास एफएम का एग्जाम होता था, और आई यूज टू कंसिडर कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट सा एग्जाम है। और आई बिलीव मैंने 24 और 25 पेजेस के एक नोट्स बनाए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट थे उस नोट्स के अंदर। उसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने सोल्व ही नहीं कर रखी थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट प्लस मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई, जिसमें मैंने उस कॉन्सेप्ट को एलोबरेट करने के लिए, समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए एक क्वेश्चन को सोल्व कर रखा था। और सबसे इजी वाला, टेक्निकल बिल्कुल नहीं था उसके अंदर। तो मुझे कॉन्सेप्ट पे मुझे कमांड थी, जब भी मैं प्रैक्टिस करता मैं उन्हीं 24-25 पेजेस को पढ़ता था, फिर एक उसका क्वेश्चन सोल्व करता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि भाई एक इजी कर लिया, एक आपने स्कैनर में से लेके डिफिकल्ट वाला सोल्व कर लिया, तो आपको कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप उसकी प्रेजेंटेशन, आपको हेडिंग बनाना है, देन मतलब कुछ पॉइंटर बनाने हैं, जब आप उसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप उसी तरीके से उसको राजस्थानी थाली की तरह सजा के आपने परोसना एग्जामिनर को। और बस उसको समझ आ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है वो। आप ये नहीं कि भाई कितनी स्पीड से या कितने पेज भर के आपने आंसर दिया, कोई मैटर नहीं करता। हमारे टाइम पे मेरे ख्याल से 16 या 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था कि आपने आंसर दिया, एंड अगर उसका 1 पेज में भी आंसर आ रहा है ना, एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन, इट्स ओके। हमें ग्रेजुएशन की तरह 5 पेज नहीं भर के आने हैं, ऐसे मापना बिल्कुल भी नहीं है हाथ से। सो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन पर्पस। जी, जी, जी सर। ये आपने बिल्कुल इसके अंदर जो है बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। तो सबसे पहले तो बच्चे आप अपनी वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आप एक बार मेरे को भेज देना। उसके बाद उसको करते हैं। दूसरी बात जो सर ने कहा ना, थाली की तरह परोसना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, हम उसके पास, उसने हमें खाना बना के दिया, उस थाली के अंदर ऐसे ला के रख दे, या चावल है, या दाल है, या रोटी है, या गुड़ है, ला के ऐसे हलवा बना के रख दे, आप नहीं खाओगे। लेकिन वही अगर वो अच्छे से थाली में सजा के दे, पूरा घी डाल के दे, उस पे चावल इधर साइड में गोल गोल बना के दे, तो आपको लग के, चाहे वो टेस्टी भी ना हो खाना, भाई साहब आपको अच्छा लगेगा खाने में। तो प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स इन योर एग्जाम। इस चीज के ऊपर हमें बड़ा ध्यान देना है। अलाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, ये चीजें होती बड़ी माइनर सी हैं, पर यही गेम चेंज कर देती हैं सारी। कंसेप्ट तो आपको पता है, आप सीएस के बच्चे हैं ऑब्वियसली, और वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ तो रहे हैं। बट ये चीजें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की अगर हम सीख जाएं, तो थोड़ा उसके अंदर हमको एक एडवांटेज जो मिलता है। और लड़कियों की थोड़ी प्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा अच्छी होती है, बॉयज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो अब हम हैंड राइटिंग की वजह थोड़ा सा मार खा जाते हैं। बट वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू लर्न दैट कि किस तरह से हमें उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट करना है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है सर। कह रहा है कि आई हैड ब्रेकअप विद माय गर्लफ्रेंड, शी ओए, क्रैक्ड शी क्रैक्ड एग्जीक्यूटिव लेवल, सो लेफ्ट मी, and now I'm at executive level, but the motivation is getting lower. I don't know why. Maybe because of overburden of my pressure of BBA and SEM exams, or pressure of getting good MBA college and its interview. And my whole May month is full of such burden loads, and my mind is out of myself, feeling depressed because of one of my paper went bad, with the fear of giving the second examination for the same, unable to control myself. No guidance, no motivation is left to be patient and fight the situation. Please, if you could help and guide with their idea to fight back this situation. ये तो ओके। औरत का चक्कर बाबू भैया। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखते हैं कि जो भी जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, ये सिचुएशन ना सबकी लाइफ में आती है। पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट दिस इज नॉट द ओनली लाइफ। दैट इज वन पॉइंट। द सेकंड, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि ठीक है मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही होगी, और मैंने उस सिचुएशन में बैलेंस नहीं किया विद द रिलेशनशिप और माय पर्सनल लाइफ, मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया बेसिकली, आप ये कह सकते हो। जहां तक रही बात, अगर आपने पहले ही आपको ओवरबर्डन कर लिया, आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो ऑब्वियसली रात को परेशानी होगी आपको। अगर वैसी कुछ सिचुएशन है, तो पहले तो आप ना, जो भी बड़ा गोल आपने डिसाइड किया कि आप जो अचीव करना चाह रहे हो, पहले तो आप उसको पार्ट में डिवाइड करो। दैट्स अ पार्ट नंबर वन। सेकंड पार्ट, जो आपकी रिलेशनशिप वाली बात है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, आप नहीं हो, ये होगा। शायद पहली बार हुआ है तो बुरा लगेगा, दूसरी बार होगा तो okay, it's bound to happen. Everybody has their own priority, their own life, they can decide. आप किसी के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो, यू आर लाइक मेकिंग डिसीजन फॉर योर सेल्फ ओनली। दैट्स द वन पार्ट।
आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेना है कि ठीक है, आज मुझे इस बड़ी प्रॉब्लम के एक छोटे से पार्ट को करना है। अगर आप उस पार्ट पे ही फोकस रखोगे विदाउट लुकिंग एट, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आपको रात को ट्रैवल कर रहे हो और आपकी बाइक की या गाड़ी की लाइट कुछ मीटर तक जाती है, 100 मीटर 200 मीटर तक ही जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती, बट फिर भी आप ट्रैवल करते रहते हो क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, आपने जितना ट्रैवल करना था, रास्ता जितनी आपने जर्नी ट्रैवल करनी थी, आप उतना आपको विजिबल है, आपको उतनी क्लैरिटी है कि हाँ, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आपको बस उतना ही डिसीजन लेना है और आपको उतने की ही चिंता करनी है। अगर आप यार मुझे तो 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अगर आप 300 किलोमीटर की टेंशन लोगे तो फिर तो आप मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाओगे। तो आपको प्रॉब्लम को पहले पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज, जैसे आपने कहा कि बीबीए का एक एग्जाम में साथ में आपने ले लिया, आपको लगता है कि ठीक है आप उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक टाइम को एक ही चीज करो, पॉज दे दो। ठीक है, ये नहीं है कि ठीक है बोर्न विद द टैलेंट के यार 5 कोर्सेज एक साथ कर लेंगे हम, फिर तो देन यूपीएससी, आईएएस, एमबीबीएस, वी कैन लाइक ट्राई एनीथिंग। रजिस्ट्रेशन करने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐसे खराब भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा कि आपको बीबीए में अपना करियर दिखता है, सीएस में करियर दिखता है, और सीएस कितना टाइम डिमांडिंग है कहने के लिए कोर्सपोंडेंस कोर्सेज है, लेकिन जान निकल जाती है जब एग्जाम रुकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि भाई ठीक है हमारे लिए सीएस वो नहीं है, वेदिका इज ऑल्सो हियर। सो उसके एग्जाम के रिजल्ट की मुझे ज्यादा टेंशन थी कि मैंने उसको 4 फोन लगा दिए कि एग्जाम का रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि हम उस जर्नी से आए, हमें देखा कि यार एग्जाम का क्या चीज होती है, रिजल्ट आ रहा है क्या होगा। तो आपको ना उस चीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप सीएस करना चाह रहे हैं, बीबीए करना चाह रहे हैं, दोनों करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में एक चीज को स्टार्ट करें, रोके, आगे बढ़े, देन यू कैन स्टार्ट दी अनदर वन, नो प्रॉब्लम। लोग सीएस करने के बाद एलएलबी भी करते हैं, एलएलएम भी करते हैं, एंड फ्यू ऑफ देम आल्सो गो फॉर द पीएचडी। तो वो भी एक पार्ट है हमारे पास। बट एक साथ आप सोचोगे, समटाइम्स डिफिकल्ट। फर्स्ट यू हैव टू सेटल योर पर्सनल लाइफ, अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा कि ठीक है आई एम फोकस्ड, मुझे अभी नहीं कुछ करना है। उसके बाद आपने देखना पड़ेगा भी किस तरह से सीएस के एग्जाम को भी साथ में लेके चलना है। प्लीज। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा। अति बुरी हर चीज की, जरूरत से ज्यादा कोई पानी भी पिएगा तो उसका पेट फट जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपको नहीं करना है। और एक बात और सर ने कही भी, एक साधे सब सदे, सब सदे सज जाए। पहले एक चीज तो साधो, उसके बाद दूसरी चीज को साधो। ऐसे दोस्तों, ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स। ठीक है, आप अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर आप बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो ये पूरी उम्र आपके साथ रहने वाला है। पूरी उम्र आप किसी ना किसी रिलेशन में रहने वाले हैं। बी इट योर फादर, बी इट योर मदर, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर रिलेटिव्स, बी इट योर पार्टनर्स, बी इट योर गर्लफ्रेंड्स, बी इट योर बॉयफ्रेंड्स। तो आप किसी ना किसी रिलेशन के अंदर रहने वाले हैं। लेकिन आपकी पढ़ने की उम्र जो है वो अभी आएगी +2 के बाद, वो दोबारा नहीं आने वाली। अगर आप बाद में सोचे कि मैं आप सीएस का कोर्स निकाल लूं, सो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बर्डन कर देंगी। तो अगर आपके पास इतनी प्रिविलेज है कि आप बीबीए भी कर पा रहे हैं, एमबीए भी कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो भाई साहब आपके पास बहुत कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव गाइडलाइंस अबाउट राइटिंग पेपर ऑफ सीएफएम एंड टैक्स लॉस। आई थिंक ये तो सर हमारा हो गया पहले हाँ वाले ये हो क्वेश्चन गया। के साथ, सीएफएम और टैक्स लॉस। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई हैव कंप्लीटेड 6 months ऑफ ट्रेनिंग विद 15 months रिमेनिंग, but I still lack confidence. I am currently on a break due to health issues and fear that when I rejoin, I won't be as competent as my peers. तो इनकी सर 15 महीने की जो ट्रेनिंग हो चुकी है, इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब इनको डर है कि अगर ये दोबारा अपनी ट्रेनिंग रिजॉइन करते हैं तो अपने पीयर्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे। आई फील आई चूज द रॉन्ग सीएस फर्म, हाउ कैन आई रेक्टिफाई दिस मिस्टेक एंड ओवरकम माई फियर ऑफ रिजॉइनिंग। ओके, सो दो प्रॉब्लम है इसमें, एक तो कंपैरिजन भी आ रहा है, और सेकंड जो वो कह रहे हैं कि हमने इतनी ट्रेनिंग कर ली है और फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। देखो, आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन मायने नहीं रखती है, मैटर करेगा कि आपके पास एक्सपोजर क्या था। तो डोंट कंफ्यूज कि एक्सपोजर वर्सेस ड्यूरेशन। आप समटाइम्स आपने पूरा टाइम निकाल दिया, आपने कोई काम का एक्सपोजर नहीं लिया, आपकी आपकी तरफ से भी वो इनिशिएटिव नहीं आ गया यार आप कुछ सीखना चाह रहे हो। दैट्स अ पॉइंट नंबर 1। सेकंड, अगर आपका कुछ ब्रेक था, आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो, और लोगों को आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं। आप किसी और के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, इट्स योर करियर। जो पैसे आएंगे जब आप
CS बन जाओगे, पैसे कमाओगे, तो मुझे लगता है जो साथ वाले लोग हैं जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, वो उनमें से कोई भी आके आपसे पैसे नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा ये भी कोई भी पैसे नहीं मांगेगा। तो आपको अपना फोकस अपनी लड़ाई पे रखना है। यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर योरसेल्फ विद योर कलीग और जो भी आपके ट्रेनिंग में लोग हैं। अपनी लड़ाई को क्लियर चाहिए। आप क्या कर रहे हो, CS में क्या सीख रहे हो, ट्रेनिंग में क्या करियर, पहले से ही फोकस्ड रखो और आप बहुत सारी चीजों में बेटर होंगे। तो आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, प्लीज जी। बिल्कुल सही बात है सर। हमारी पांचों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते तो बंदे तो कहाँ से मैच होंगे। सो एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज हैविंग हिज डिफरेंट पोटेंशियल कैपेसिटीज, बस आपको उसको पहचानना है। बिल्कुल। अगर आप नहीं आई पहचान गिव पा रहे तो इसीलिए हमने आपके लिए। जी सर, जी सर। आई गिव यू वन एग्जांपल। आई वाज रीडिंग वन स्टडी। जो दो बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं ना, इवन उनके भी फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं करते, फिर भी जी मतलब सर, यू आर देयर बाय चांस। एब्सोल्युटली सर। फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं करते, लोगों के स्वभाव मैच नहीं करते। तो ये जो है ना, कहते हैं जो गुलदस्ता है ना, वो इसी तरह से अच्छा लगता है अगर उसमें हर तरह के फूल हो, है ना। कोई कहे हम ही हमें, तो हम क्या, हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो गुलदस्ते के अंदर जो फूल हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, तभी वो एक अच्छा बाग लगता है। अगर एक गार्डन के अंदर सिर्फ रोजेज ही होंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर एक गार्डन के अंदर सिर्फ गेंदे के फूल होंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इट शुड बी अ कंप्लीट गार्डन। हर किसी का अपना अपना स्वभाव है, बस ये टाइम टाइम की बात है। तो बच्चे, अगर आपकी ट्रेनिंग अगर होगी या रह गई है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे भाई निकाल ले, एक बार CS बन जा, फिर तेरा सब कुछ ठीक होना स्टार्ट। सर नेक्स्ट, next question is, I am प्लीज। not interested in traditional CS roles like annual filings or clerical work. I want to start my own business or enter the field of arbitration and mediation. Where should I complete my remaining 15 months of training to benefit my future goals? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं अपने CS के कोर्स को मानता हूँ, जो करिकुलम डिसाइड किया है, दैट इज वेरी डायनामिक। You can explore your career as company secretary in employment. You can also explore your career as a company secretary in practice. That's the one part. Second, you can be into legal field also, like you have the law degree and you can be a corporate lawyer, or you can be into consulting. The third one, you want to go for business. Definitely you have the understanding of corporate laws. You can be an independent director in the company. You can be a governance professional. You can be advisor on policy, be advisor on administration, even the public administration also. तो आपके अंदर जो ना कोर्स डिजाइन किया है, यू कैन बी द कंसल्टेंट ऑफ लेबर लॉज आल्सो, एंड द थिंग यू आस्क फॉर द आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलेशन, you understand the business, you understand the board of directors, how they think, how they make the decision. That understanding itself is very important for making the decision. Arbitration में जाते हो, दो पार्टीज का dispute बात करनी है, and you have to settle it amicably. जब वो एड्रेस नहीं करोगे, वो आर्बिट्रेशन होगी ही नहीं। दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ कि यार वो अग्री कर लेंगे और वो डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाएगा। सो आपको वो एक बिजनेस एक्यूमन, जो एक प्रोफेशनल का रोल है बिटवीन टू डिस्प्यूटेड पार्टी, तो आप कर सकते हो वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द गवर्नेंस सिस्टम। यू कैन अंडरस्टैंड कि यार इस कंपनी की ये लिमिटेशन है, इस कंपनी की ये लिमिटेशन है। वी आर डिजाइनिंग अ ट्रांजेक्शन सो दैट दिस डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड। जब तक आप वो एड्रेस नहीं करोगे, तब कैसे करोगे आर्बिट्रेशन। CS कर सकते हो, कर लिया आपने, देन यू आर सेइंग कि ओके नहीं यार मुझे एम्प्लॉयमेंट में जाना, चल मैं 2 साल एम्प्लॉयमेंट कर लेता, देन आई विल स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस। डेफिनेटली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। और एज अ एडवोकेट और एज अ आर्बिट्रेटर, इवन सम ऑफ द डिपार्टमेंट दे आल्सो एंगेज एज कंसिलेटर और एज आर्बिट्रेटर। आपको यदि मीडिएशन के लिए हमने वो पैनल बनाया हुआ है, आप इसमें से किसी पर्सन को ले लो और मीडिएशन कर लो, कोई डिस्प्यूट अगर आता है तो वहां पर भी आप मीडिएशन एक्सप्लोर कर सकते। तो मुझे लगता है जो भी आपके करिकुलम में चीजें हैं, आप पढ़ो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, देन यू विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। नाउ वन पार्ट इज लेफ्ट अबाउट द बिजनेस। once you know how to start the business, how to run the business, then you can run your own business also. And I know many of the company secretaries, they have their own consulting, not for the corporate business consulting, no, they are into some kind of service sector, they are into manufacturing,
they are running their own business, they are just managing the entire plant. उन्होंने हर चीज की एसओपी बनाई हुई है, उस एसओपी के बेसिस पे ठीक है यार, हम यहाँ पर मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है, चलो ठीक है हम ये कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, अगर कोई आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, नाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एमएसएमई सेक्टर, सो यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एज अ प्रोफेशनल, यू आर एडवाइजिंग क्लाइंट कि यार एमएसएमई में ये स्कीम आई, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, बट आप अपना भी काम कर सकते हो। आई नो मैनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज, दे हैव देयर ओन फार्मा यूनिट, one of the company secretary, they have their own car detail shop, so they know how to run the business, so you can very well do that once you have the understanding of the business. एब्सोल्युटली सर। आपके सामने दोस्तों जो छोटा सा नाची सा टीचर बैठा है, आपको अगर आर्बिट्रेशन में कुछ भी करना है, आप फोकस लेक्सिकॉन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आर्बिट्रेशन, इंटरनल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, आईपीआर एंड लेबर लॉ, सुपर स्पेशलाइजेशन फील्ड के अंदर जो है आपको सारे के सारे कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं। एंड जून या जुलाई के अंदर एक आपकी मैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे आर्बिट्रेशन लेंगे दे विल हैव द एक्सेस टू दैट ट्रेनिंग। सो हम आपको एक पूरा एक मूड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक पूरा आपको प्लेटफॉर्म वहाँ पे बना के देंगे कि इस तरह से हमें आर्बिट्रल अवार्ड पास करना है, किस तरह से वो करना है, तो वो भी एक रहेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एज ऑफ बिकमिंग सीएस। बच्चा कह रहा है जी, आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यू टू फैमिली प्रेशर एंड माई एज विच हैज लेड टू मेजर हेल्थ इश्यूज। How can I manage this stress and anxiety and I am not earning anything at this age? ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है सर। देखो किसी भी ना प्रोफेशनल कोर्सेज में ना कोई एज इज नॉट अ पैरामीटर कि भाई आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया था और फिर आप कुछ किसी लेवल पे पहुंच गए, और आपने लेट स्टार्ट किया और आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। आई हैव सीन few professional, I would say, they were with me in my hostel. He qualified CS exam in 12 years, but he placed in good company. Good company, like if you are a fresher and like you are doing all the exams in first attempt, you won't get that company. So experience plus duration, आपने लेट स्टार्ट किया, बाद में स्टार्ट किया, आप इनको ना कोरिलेट नहीं कर सकते। आपके पास एक्सपोजर क्या है, आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट दी योर चांस ऑफ सक्सेस। और सेकंड कह रहे हो कि ठीक है आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हो या कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, सीएस में डिले है, कोई राइट एज नहीं है। आई हैव सीन वन ऑफ माय फ्रेंड बिफोर द एज, लाइक यू इफ यू वांट टू एनरोल एज अ मेंबर, आपकी मिनिमम एज 21, उसने वो 20 प्लस और 1-2 महीने के बाद उसने एग्जाम भी क्लियर कर लिए, ट्रेनिंग भी क्लियर कर लिए, बट सीएस की एनरोलमेंट वो नहीं करा पा रहा था क्योंकि उसका नहीं हुआ था। तो क्या किया, वेट किया उसने। तो कुछ ऐसा पैरामीटर नहीं है, और कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो वो स्टार्ट ही 31 पे कर रहे हैं, स्टार्ट ही 35 पे कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप बिल्कुल एज को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करें, ठीक है मुझे कुछ करना है तो करना है। मेरे लिए नंबर एक पैरामीटर नहीं है, मेरे लिए वो टारगेट पैरामीटर है जो मुझे अचीव करना है। बिल्कुल सर, देर से पहुंचने से तो क्या कहते हैं, ना पहुंचने से तो अच्छा है कि थोड़ी देर से पहुंचे, एटलीस्ट पहुंच तो गए। तो पहुंचना मैटर करता है, अगर चलोगे तो पहुंच तो जाओगे, तो उसमें से घबराना नहीं है। और जो मान लो कोई ऐसे बच्चा कोई रैंकर वगैरह है, उसने एक बार पढ़ा है, जिसने अटेम्प्ट दिया उसने उसको 4 बार पढ़ा है, तो 4 बार वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि किसने इस चीज को कितनी बार पढ़ा है, उसको 4 तरीके से पता होगा। सो इस चीज को भी हम हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति 10 बार अटेम्प्ट दे रहा है तो वो उसको कम पता होगा, बल्कि उसको हो सकता है एक अटेम्प्ट वाले से 10 गुना ज्यादा पता हो। तो बिल्कुल आपने इस बारे में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। यस सर। अगला क्वेश्चन ही है सर, आई विल बी 28 बाय द टाइम आई कंप्लीट माय सीएस प्रोफेशनल, विल आई स्टिल बी एबल टू फाइंड अ गुड जॉब एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर एट दैट एज, शुड आई कंटिन्यू विद दिस कोर्स? 200%. As like we discussed earlier also, age is just a number. Don't worry about your age. वो तो रोज बढ़ रही है, मतलब आप रोक भी नहीं सकते ना। टेंशन तो तब लो ना कि तुम्हारे पास कंट्रोल हो। जी सर। या तो कोई ऐसा बटन दबा दो कि 28 के बाद 29 नहीं होगे, वो तो चलता रहेगा। लाइक फॉरगेट दैट। आप एज के बिल्कुल भी उसमें मत जाएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ छूट गया कुछ पकड़ लिया, कुछ नहीं होने वाला। फॉरगेट दैट। आपको जाना ही नहीं है, आपको उसके अंदर उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए निकलना ही नहीं है जो आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है।
इससे कुछ फर्क पड़ेगा? लाइक वी हैव सो मेनी एग्जांपल जिन्होंने लेट स्टार्ट किया। मोमिन ईरानी, उन्होंने एक्टिंग बहुत लेट स्टार्ट की, बट नाउ ही इज अ सक्सेसफुल एक्टर। आप एक्टिंग देखते हो, कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। ठीक है, वो केएफसी वाले अंकल का एग्जांपल लेते हैं दैट ही स्टार्टेड एट 66। अब आप केएफसी की चेन देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड कितनी ज्यादा है। तो एज कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जी ठीक है आपने लेट स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से, अपने पेस पे, अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी स्ट्रगल को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। दैट इज एब्सोल्युटली माय। सर, बिल्कुल सर। प्लीज। एज तो आपकी बढ़ ही रही है, आप सीएस बनो चाहे ना बनो भाई, एज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नाखून तुम्हारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसा सवाल हो गया कि सर मेरे नेल्स क्यों बढ़ रहे हैं? भाई तेरे नेल्स तो बढ़ेंगे ही, तू सीएस कर चाहे तू सीए कर चाहे तो कुछ भी कर, तो कुछ ना भी कर, तो जो तेरा एज है, जो तेरे नेल्स है, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आप प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये आ रहा है, आई हैव अ डीप फियर ऑफ फेलियर बिकॉज ऑफ माई हिस्ट्री विद सीए एग्जाम्स. Failing inter 5 times, also had dengue during one of my CA attempt and could not give exam. Competitive exam and 3 attempts at executive and failed in one professional exams. How can I overcome this fear of failure? So first I should appreciate you and acknowledge that you are like a warrior. The consistency you have, I should appreciate कि आप हार मानने वाले नहीं हो। अगर आपने वो एग्जाम देखी, आज आप हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, आज वो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉर सम वे आउट। सो आई शुड कांग्रेचुलेट कंसिस्टेंसी, दैट माइंडसेट यू हैव टू गेट द सक्सेस। देर आएगी सवेर आएगी, पर आएगी जरूर। आप अपने फेलियर को ये मत समझो कि आप फेल हो गए और जीवन खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। योर सक्सेस कैन बी पोस्टपोन, बट आप डेक्लाइन वाले मोड में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। एंड नाउ कि यार इतने एग्जाम दिए, मेरा सीए का एग्जाम नहीं हुआ, या कोई बात नहीं, नहीं हुआ, इट्स ओके। मैंने आपको अभी 12 इयर्स का एग्जांपल दिया, मेरे के मिश्रा जी। तो लेट किया उन्होंने, बट नाउ ही इज अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने लेट स्टार्ट किया। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। अगर आप दोनों एग्जाम इकट्ठे दे रहे हो, आप डिसाइड कर लो कि यार मैं 1 साल तक सिर्फ सीएस करूँ, ये करूंगा। आप डिवीजन ऑफ वर्क कर लो, जो आपका करियर गोल है, आप उसको डिवाइड कर लो इनटू पार्ट्स, और मुझे लगता है कि हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। मेरे को तो, मैं तो अपने फादर का एग्जांपल देता हूँ। माय फादर बिकेम सीए एट द एज ऑफ 42। सो ये भी एक बड़ा लंबा जर्नी रहा सर। बहुत ही तो बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सर बच्चे का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जी। सर बच्चे का। मुझे लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं ही लाइफ में पीछे रह गई हूँ। इसमें सर वो मेरे को अरे एक सीन याद आ रहा था, वो डांस इंडिया डांस वाला। वो उसके अंदर सलमान खान के सामने वो खड़ा होता है, वो कहता है कि भाई, कह रहा तेरे पीछे कोई नहीं है, कह रहा तेरे पीछे कोई नहीं है, वो कहता सब आगे निकल गए। तो इसीलिए वो उसके कह के हंसने लग जाता है कि अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तेरे पीछे, कहता कोई नहीं रहेगा। जी सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एक बार ना आपको लगता है कि सब आपसे आगे देखो, जितने आगे निकले ना उससे बड़ी लाइन लगी हुई है। आप अभी भी उन हजार लोगों से आगे खड़े हो जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको वो करियर गाइडेंस नहीं है। आज भी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि सीएस क्या होती है। मैंने अखबार में गलती से पढ़ लिया। सो आप बिल्कुल मत देखो कि आपसे आगे कौन जा रहा है। आप अपनी रेस, अपने सक्सेस मिल जाएगी। और पीछे मुड़ के देखोगे, आप अपने फर्स्ट क्लास के, फिफ्थ क्लास के या एट्थ क्लास के जो भी बच्चे आपके साथ रहे होंगे, देखो यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ उनसे। तो लाइन बहुत बड़ी है, आप अभी भी बहुत आगे हो। तो ये चिंता मत करो कि कोई आगे निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है आपसे आगे। आप ही सबसे आगे खड़े हो। तो जो चेंज जो आप अपने करियर में लेके आना चाह रहे हो, जो गोल अचीव करना चाह रहे हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि वो आप कर सकते हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। लाइक बच्चा पूछ रहा है, सर मैं गीता का पाठ करता हूँ, भजन हम्म। करता हूँ, लेकिन फिर भी पास नहीं होता, इसका क्या करे सर? तो देखो लिया है, तो कृष्ण जी कहते हैं कि यार कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा।
आप बिल्कुल अपना बिल्कुल डायरेक्शन गीता से इंस्पिरेशन लेके डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो, पर कृष्ण जी एग्जाम लिखने बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उनके पास। बहुत जरूरी काम है यार आपका एग्जाम से। तो ये उम्मीद करना कि भगवान जी आएंगे और एग्जाम लिख के चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको वो शक्ति, वो पावर दें कि आप एग्जाम के लिए मेहनत करो और आप एग्जाम लिखो, उस डायरेक्शन के साथ, उस माइंडसेट के साथ काम करो। सफलता निश्चित है, मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप खुद पे भरोसा रखो, और भगवान कहता है यार तुम खुद पे भरोसा रखो ना, मैं ही तो हूं तुम्हारे अंदर। तो आप उसी माइंडसेट से चलो, और अच्छी चीज है, करो, गीता का पाठ करो, माइंड पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव चीजों से जो दिमाग डिस्टर्ब होना होता है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में रहो और एग्जाम लिखो, पूरे भरोसे से लिखो, खुद पे भरोसा करो। जी। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके मेरे को एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। मैं ट्रेन में अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। मैं पहले करनाल में ट्रेनिंग करता था। वहां पे मैं बाय ट्रेन जा रहा था, तो मेरे पास एक सज्जन आके बैठे। नाउ ही वाज इनटू ऑल दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो करते थे। तो मेरे पास आए, कहते कहते आप कहते बड़े सूझबूझ से लगते हैं, वो आके बैठ गए यहाँ पे। मैंने कहा चलो जी आओ बैठो यहाँ पे। उन्होंने मुझे ना गीता पकड़ाई, कहते ये कहते गीता पढ़ो, कहते सब मोह माया है संसार, कहते सब मोह माया है, गीता पढ़ो, कहते संन्यास ही जीवन है। तो मैंने उनसे दो क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा एक बात बताओ, हम्म। गीता का उच्चारण किया है भगवान श्री कृष्ण जी, वो द्वारकाधीश है, वो द्वारका के महाराज हैं। और जिसको उन्होंने गीता दी है अर्जुन, वो भी एक धनुर्धर है, वो भी एक क्षत्रिय है। इन दोनों में से कौन सन्यासी है? दोनों अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करते हुए गीता के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते ही जो वो क्या कहते हैं गीता का ज्ञान है जो उन्होंने दिया और उन्होंने ग्रहण किया। तो इसका क्या कहते हैं, फिर मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा भाई तू भी ये सब मत कर, अच्छे से अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, भागो मत जीवन से, अपने जीवन से भागना नहीं है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। इसका मतलब थोड़ी आप बैठ के भजन कीर्तन करो, अच्छी बात है, वो भी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जो है वो युद्ध के बीच में खड़े हैं। अर्जुन खड़े हैं, अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण जी को कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो सामने पितामह खड़े हैं, तो सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई अब तू तू ये बात कैसे कह सकता है कि तू युद्ध नहीं कर सकता, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। अब उसमें भगवान ने उसको ये थोड़ी कहा कि यार छोड़ ये सब मोह माया है, तो ऐसा कर, ये सिर मुंडवा और ये चोटी वोटी रख, कैसे ढोलक मंजीरा ले, हरे कृष्ण कर, और ये सब मोह माया है, कुछ नहीं है युद्ध, ऐसा नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, भी तू क्षत्रिय, तेरा युद्ध है, धर्म करना तेरा धर्म है भाई, युद्ध करना तो युद्ध कर। अगर तुझे युद्ध नहीं करना था तो फिर तूने इतना जुगाड़ क्यों जोड़ा, ये जो तूने हाथी बुला लिए, घोड़े बुला लिए, पूरा तूने यहाँ पे इतना कुरुक्षेत्र का जो तूने पूरा यहाँ पे फील्डिंग सेट करवाया। अरे भाई जब तुझे युद्ध नहीं करना था तो तू पहले बोलता। अब तू युद्ध के मैदान के बीच में आके कैसे कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब हम सीएस कोर्स में आ गए हैं, आपने पूरे पूरे साल अपनी प्रिपरेशन को दे दिया, आपने ट्रेनिंग की होगी, आपने पढ़ाई की होगी, आपने क्लासेस ली होगी, अब पेपर से आने के पहले आप कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तू युद्ध कर, तेरा धर्म है युद्ध करना। तो एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना। तो आप अपने धर्म पे कायम रहो, आपका धर्म है पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आप अच्छे से पेपर दे के आओ, उसके बाद आप भगवान को समर्पित कर दो कि भाई अब आप जानो, आपका काम जाने, आपका धर्म है पढ़ाई करना। तो इसी तरह से बच्चों, इसको आपको एक बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना है। आप सब एक विद्वान बच्चे हैं, आप सब बहुत अच्छे कोर्स के अंदर है, आप इस चीजों को अच्छे से समझते हैं। आपको किसी भी तरह के फालतू कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम उसके चक्कर में नहीं पड़ना। सो वी विल बी वेरी प्रैक्टिकल, वी विल बी वेरी रैशनल हियर। आपको एक बहुत ही अच्छा एक उसके अंदर आपको एक बैलेंस बनाना है, जहां स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए जरूरी है वहां हमारे लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी बहुत जरूरी है। भगवान हमको इसी तरह से उन्होंने जीवन जी के संदेश दिया है ना। वो द्वारकाधीश थे, महाराज थे, वो ऐसे कोई उन्होंने ऐसा कोई कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के वो नहीं किया। तो इसी तरह से बच्चों हमको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चा कह रहा है कि एग्जाम के टाइम इतनी एंजाइटी होती है कि पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता, क्या करे सर? ब्रीदिंग करें। आप जब भी मान लो ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी, तो पहले ना आपको अपना मेंटल बैलेंस रखना जरूरी है। ये आएगी, नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रही है, दैट यू आर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन, के आप ही को एनकाउंटर हुआ है ऐसा एंजाइटी वाला। एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता है। मान लो एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो, तो आप 1 या 2 मिनट निकाल के डीप ब्रीदिंग करें, भगवान को याद करना है, जो करना है करें, और उसके बाद सिर्फ फोकस होके आपको एग्जाम लिखना है। आपको नहीं सोचना है कि आप फेल हो गए, पास हो गए, आता है नहीं आता है, मतलब आपको उस कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। अगर कुछ ज्यादा अगर ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो यार बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है कि हर एग्जाम में मैं तो बस 1 घंटा बीता नहीं और मुझे लगा मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो एग्जाम लिखा ही नहीं जाएगा, अगले 2 घंटे क्या होगा,
तो मुझे लगता है कि आप थोड़े टाइम के लिए कुछ मेडिटेशन की कुछ प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो। आपको माइंड को स्टेबल रखना है। आपकी एंजाइटी से एग्जाम पास नहीं होने वाला है। आपको अपना काम मेंटेन करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है, यू आर हियर फॉर अ पर्पस। आपको देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे यार, जिसके 40 आ गए, मान लो एग्रीगेट बन गया, 100 मार्क्स आ गए या जो भी 150 आ गए, वो हीरो है और वो 149 वाला जीरो है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक नंबर आपकी उसको डिसाइड नहीं करेगा। जब आप जो 3 घंटे का एग्जाम है उसमें आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, वो मैटर करता है। उससे पहले आपने किया नहीं किया, आपने एग्जाम से पहले पढ़ा था और बाय चांस पढ़ा हुआ ही आ गया, तो वो आप उसको चांस ही ले सकते हो। बट आप मेहनत की, आपने पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। अब उसको जब परफॉर्म करने की बारी आई, जो 3 आवर्स आपको मिले एग्जाम लिखने के लिए, जो भी आपने साल भर 10 महीने लगा के प्रिपरेशन की, अब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो आप नर्वस हो गए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। डर है आपके अंदर कि आप फेल हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, 2 ही रिजल्ट आएंगे, फेल हो गया पास हो जाओगे। तो यहाँ कौन सा है कि 12 साल में एग्जाम आएगा, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर जून। जी 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 सर। एक बच्चा पूछ रहा है सर, सोशल मीडिया देख के लगता है सबकी लाइफ शॉर्ट है एक्सेप्ट माइन। देखिए दोस्त, ऐसा है, सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है, सब लोग ना अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। कोई भी अपना वहां पे स्ट्रगल आपको नहीं दिखा रहा है। जो उन्होंने अचीव किया, जो पाया, दे ऑलवेज डिस्प्ले देयर पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। और वो आर्टिफिशियल है, वो सच नहीं है। आप उस बहकावे में ना आए। दैट इज नॉट रियल वर्ल्ड। ठीक है, सोशल मीडिया पे सब कुछ कोई घूमने जा रहा है या कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसका पार्ट ही ना बने। और लोग डिस्प्ले करते हैं, जानबूझ के करते हैं, शायद उन्हें अच्छा लगता है, या आप उससे नेगेटिव इंस्पिरेशन ले रहे हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। आप कहीं ना कहीं आप एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 साल बाद घूमने जाएंगे, उससे ज्यादा बेटर जाएंगे। वो कश्मीर गए, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। लाइक, जो भी उन्होंने लगा, ठीक है, उन्होंने गाड़ी छोटे वाली ली है, कोई बात नहीं, आप बड़े वाली लोगे। तो you can take inspiration out of that. Like if your friend or your schoolmate or anyone, उसने कहा कि ठीक है, मैंने गाड़ी ली है, मैंने बाइक ली, बुलेट लेके आया मैं, whatever, आपने उससे बड़े वाला आपने एम्बिशन लेके आना है। मैंने ये करना है, मैंने ये अचीव करना है, दैट्स इट। और आप वैसे ही पॉजिटिव आ जाओगे, आप काम पे लग जाओगे। आपने बिल्कुल जलना नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव घर कर गई, यार ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ये तो जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए मुझे बॉक्स में भी भेज रहा है उस स्टोरी को जो उसने लगाई है। इग्नोर करो उसको, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुछ लोग होते हैं आसपास जो आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इग्नोर करके चलना उनको। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही सर। तो बच्चों, हम अगर परमात्मा किसी को कुछ दे रहा है तो हमारा छीन के नहीं दे रहा, उसके हिस्से का उसको मिला, हमारे हिस्से का हमको मिल जाएगा। बस पेपर अभी आपके आ रहे हैं, तो इसमें मैं छोटा सा आपको ये कहना चाहूंगा, भाई इस पे शिफ्ट हो जाओ। ये बहुत दवाई है भाई, ये इस दवाई ने मुझे पास करा है, ये दवाई रख लो भाई। तो ये बड़ी अच्छी चीज है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है सर, फेल होने के बाद लोगों का सामना करने से डर लगता है। तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन फॉर देम टू डिस्कस, नहीं, 2 दिन बात करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। एक्चुअली क्या है, आपने एक परसेप्शन बनाई अपने दिमाग में कि यार आप, मैं एग्जाम करूंगा, मैं पास करूंगा, नहीं करूंगा, लोग मेरे बारे में बात करेंगे। कुछ नहीं बात करेगा कोई भी। सब बिजी है, सबने गाड़ी की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है लोगों के पास। 2 दिन 4 दिन, जो पड़ोस वाली आंटी होंगी वो भी इतने ही दिन याद रखेंगी। तो आप उनको इतनी ज्यादा वेटेज मत दो, या आप उनसे इतनी ज्यादा वेटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके बारे में बात करें, आपके बारे में डिस्कस करें। नहीं फर्क पड़ रहा भाई, लाइफ बहुत फास्ट पेस पे चल रही है अभी, और उनकी जिंदगी में भी बहुत कुछ हो रहा है। और वो क्या सोच रही हैं, ये आप क्यों सोच रहे हो भाई? और बिल्कुल सर, आपके बिल्कुल। सोचने से वो रुक भी नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस बात की चिंता कर लोगे, इस पे ग्रंथ लिख लोगे, इस पे पीएचडी कर लोगे, एंड देन दे विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट यू, नो, नॉट एट ऑल। जिस बात का आपके बस में ही नहीं है, तो इग्नोर करो ना उसको। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। अब थोड़े से सर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आने वाले बताओ। हैं। तो बच्चा पूछ रहा है सर, कभी कभी
बस किसी से बात करने का मन करता है, बट समझ नहीं आता कि किससे। देखो ये हम ना एक करियर के दौर में है कि कोई ना कोई मेंटर जरूर चाहिए होता है कि जिससे आप डिस्कस कर सको। कभी एक वो माइंडसेट ऐसा होता है कि यार बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब हो, मैं किससे बात करूं, क्या करूं। वो फ्रस्ट्रेशन, वो मतलब आप अपने आप को डाइवर्ट करते हो। समटाइम्स कोई प्रॉब्लम आ गया, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो आप उसको डाइवर्ट करते हो, मूवी देखने चले गए, बट अभी भी दिमाग में चल ही रहा है। तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ मेंटर। कोई आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है। भले ही ऐसा नहीं है कि भाई उसने कुछ जीवन में उखाड़ रखा हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई टेल कि मेरे एक बहुत ही अजीज मेरे एक भैया हैं, करनाल से हैं वो एक शॉप चलाते हैं। बट आप उनसे मिलोगे, आपको मिलके ही ना आधी से ज्यादा परेशानी आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। आप जाओ, मिलके 1 घंटा वापस आ गए, तो मतलब आपने प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं की, बट आपको वो एक थ्योरी मिल गई, वो कॉन्सेप्ट मिल गया कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, क्या क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें आप अपने पास कोई ऐसा पर्सन हो जिससे डिस्कस कर सको, जिससे बात कर सको, एज योर मेंटर, सिर्फ आपको गाइड करेगा, ठीक है यार। I'll tell you one very good example. मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया, दोनों ग्रुप एक साथ अटेम्प्ट किए दैट टाइम। तो एग्जाम देने के बाद मैं घर आया और ताऊ जी से बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा हुआ एग्जाम। मैंने कहा पहले ग्रुप में एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, दूसरे ग्रुप में भी एक पेपर अच्छा नहीं हुआ। आपको पता है कि अगर आप एक में फेल हो गए तो आपको पूरा पूरा ग्रुप दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा जी, मैं जी एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। तो मैं अपने आप को एग्जाम देने के बाद ये मान के चला था जी मैं फेल हो जाऊंगा। तो उन्होंने कुछ सेकंड का, 8-10 सेकंड का एक पॉज लिया, कह रहे कि हम ना एक खेत से 4 फसल ले लेते हैं, तुम्हारे से ये 6 पेपर पास नहीं हो रहे। एंड दैट काइंड ऑफ कि यार, मैं कहा यार तो बड़ी जबरदस्त बात बोल दी इन्होंने। तो कई बार ना ये मेरी लाइफ से, मेरे उन्हें सीएस पता भी नहीं है कि क्या होती है, कोई आइडिया नहीं है क्या करते हैं, क्या होते हैं, कुछ नहीं। बट उन्होंने ये लाइफ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि यार हम ना, प्रॉब्लम कई बार इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हम उसको बना देते हैं। हम उसको अननेसेसरी फ्यूलिंग करते रहते हैं कि चलो जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है सर, मेरा एग्जीक्यूटिव ग्रुप जून में एग्जाम है और मेरा एक रिवीजन हुआ है, तो रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए? देखो यार, आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन, अगर मैंने एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया सब्जेक्ट का, तो मैं क्या करता था ना, उसके नोट्स बना लेता था। आप भी हाइलाइटर लगाते होंगे, रंग बिरंगे पेन यूज करते होंगे, वो हर कोई करता है। आपने नोट्स बना, शॉर्ट नोट बना लिए, फिर आपने लिख के देख लिया, फिर आपने स्कैनर में देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप तो नहीं है। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ कमिंग टू पार्ट टू, व्हाट आई डिड, I tried to divide syllabus into 3 part. The A, B, C. A मेरे पढ़ी, जब मैं, मान लो आप पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी पढ़ेगा, तो आपको पता होता है कि यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। मतलब पिछले आप स्टैंडर्ड में देखते हो 10 साल 15 साल के एग्जाम में कि यार कब कब क्वेश्चन आया है इस पे, तो आपको पता होता है कि यार ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। आप उसको ए कैटेगरी में रखते हो। उस चैप्टर के अंदर 2 ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे या 3 होंगे, तो आप उसको ए कैटेगरी में रखते हो, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की। देन पार्ट मीडियम प्रोबेबिलिटी है कि यार ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। दैट्स द पार्ट बी। देन व्हाट यू विल डू द पार्ट सी, जिसके लिस्ट चांस है। कई बार कहते हैं जो पढ़ा था वो आया नहीं, और जो नहीं पढ़ा था वो एग्जाम में आ गया, तो वो पार्ट सी वाली कैटेगरी है। तो आप सी कैटेगरी में, ये ए और बी और सी में आपने डिवाइड कर दिया। आप पहली बार जब रीड कर रहे हो, आप ए भी पढ़ोगे, बी भी पढ़ोगे, सी भी पढ़ोगे। फिर आप, आपका फोकस रहेगा नहीं यार, ए और बी तो बिल्कुल मेरे को अच्छे से आना चाहिए। और जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे आपको लगता है यार मैं ए भी कर लिया ना मैंने, तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब बी और सी की टेंशन दिमाग में रहेगी नहीं, आपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया इनटू 3 पार्ट। और आप वही क्वेश्चंस पहली बार जब आप करने बैठोगे, तो हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए एक पूरी बुक, एक सब्जेक्ट खत्म करने में। जब आप सेकंड टाइम करोगे तो आप 3 से 4 दिन में खत्म कर दोगे। जब थर्ड टाइम कर रहे होगे, तो हो सकता है कि एक दिन में आपने एक चैप्टर, एक बुक जो भी सिलेबस
आपने पूरी ओवर कर दी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा बिफोर द एग्जाम कि आप सिर्फ बाहर जो हेडिंग है ना, जो आपने हाईलाइट कर रखी है पॉइंट्स, जिस पे आपने फ्लैगिंग कर रखी है, सिर्फ आप उसी को पढ़ते हो और कहोगे कि नहीं यार मैंने 1 घंटे की पूरी बुक पढ़ दी है। क्योंकि यू नो दैट कनेक्टिविटी के आपके माइंड के अंदर कि आपने पहले क्या किया था और अभी क्या कर रहे हो। तो वो एक पार्ट है जो मुझे लगता है कि बर्डन नहीं लगेगा आपको सब्जेक्ट। जी। सर अगला क्वेश्चन है, किस्मत से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। बच्चा पूछ हम्म, रहा है कि मैं सब कुछ करता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस भी करता हूँ, लिख के भी देखता हूँ, 3-4 अटेम्प्ट मुझे हो गए हैं, वो कभी सीएस के एग्जाम में फेल नहीं हुआ। वो सीएस हम्म, फाइनल के मॉड्यूल 1 में बार बार वो है फेल हो रहा है, तो वो कह रहा है कि उसने कहीं पे चेक वेक करवाया है, तो वो कह रहा है कि भाई ये तेरी डेस्टिनी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें ना मैं एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक रामकृष्ण मिशन के एक हमारे महाराज जी थे, और महाराज नहीं थे वो, बीएससी रैंक 1, वेरी इंटेलिजेंट, उनके फादर आईएएस ऑफिसर थे। तो वो मुझे एक जगह मिले, बातचीत हुई, तो मैंने उनसे ये सेम क्वेश्चन किया। मैंने कहा आप ये बताओ, ये हार्डवर्क और किस्मत का क्या कनेक्शन है आपस में। मैंने कहा जी एग्जाम दूं, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा पता नहीं। तो उन्होंने बड़ा एक ब्यूटीफुली मेरे को समझाने के लिए बड़ा अच्छा समझाया कि कह रहे मैं ये नहीं कह रहा कि किस्मत होती नहीं, किस्मत होती है, वो आपको भी दिखती है। क्योंकि मैं आज कहूंगा ये किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, भूल जाओ इसको, आप नहीं भूल पाओगे, होती है किस्मत। लेकिन आप अपनी किस्मत को हार्ड वर्क से बदल सकते हो, ये उन्होंने अगली स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अगर आप मानते हो कि अगर आपकी किस्मत जो है 1/8 है, मतलब आपकी 100% में से आप उसको 8 से डिवाइड कर दो, बस इतनी ही अच्छी किस्मत है आपकी। कितना आएगा? 10-12% जितना भी आएगा, 15%। जी सर। तो आप क्या कर सकते हो, 1/8 को अगर बदलना है तो आप अपना टाइम्स कर दोगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल हैव 100% ऑफ योर ओन किस्मत। तो ये हार्डवर्क से ही कर सकते हो आप किस्मत को। इसका कोई ऐसा कि कहीं पे आप जाके कुछ सामान रख के आ जाओ और भगवान का नाम लो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टोटका करा लो, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई पूजा करा लो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बस आपने देखना है कि भाई किस्मत आपकी 1/8 है, 1/6 है, 1/10 है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आपको अपना हार्डवर्क उतना ही बढ़ा देना है। और हार्डवर्क के आगे किस्मत मुझे लगता है ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपका हार्डवर्क जरूरी है, किस्मत तो फिर भी बदलती रहती है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जब हम पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे होते हैं, हमको रेस ज्यादा देनी पड़ती है, और जब नीचे उतार रहे होते हैं तो आप रेस छोड़ भी सकते हो, तो गाड़ी फटाफट भागती है। बस यही काम बिल्कुल किस्मत ठीक, का और हार्डवर्क का है। जब पहाड़ पे बिल्कुल ठीक। चढ़ानी है तो रेस ज्यादा देनी पड़ेगी, जब नीचे उतर रही है तो फिर चाहे आप न्यूट्रल करो तो वो अपने आप नीचे पहुंची जाएगी। तो दिस इज बिल्कुल किस्मत ठीक। एंड हार्डवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मुझे किसी से फीलिंग्स हैं बट रिजेक्शन का डर लगता है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। हम्म। देखो एग्जाम तक फीलिंग्स को आप अपना बैलेंस करके रखो तो ज्यादा अच्छा है। और जहां तक रही बात, रिजेक्शन जो है ना आपके माइंड के अंदर है, आप कुछ भी करो, अगर आपका माइंडसेट वो रिजेक्शन वाला है ना, वो आपको इंटरव्यू के रिजेक्शन का डर हो सकता है, वो आपको गर्लफ्रेंड की उसका प्रपोजल का रिजेक्शन हो सकता है, घर वालों से आपको कहीं बड़े भाई को ज्यादा वेटेज दी जा रही है, पेरेंट्स से रिजेक्शन हो सकता है। तो जो ये माइंड है आपका रिजेक्शन ओरिएंटेड, वहां पे प्रॉब्लम है। सामने वाले पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ना, एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपने कहीं बाहर जाने घूमने के लिए पैकिंग कर रहे हो और देखते हो कि यार ठीक है, ये बैग मैंने ना पूरा फुल कर दिया, अब इसके अंदर ना मतलब मैं सुई भी नहीं डाल सकता, फिर भी आपने कहा कि नहीं चलो, प्यारी टी शर्ट है, मेरे को भाई ने गिफ्ट की है, फिर भी एडजस्ट करके वो भी आ जाएगी इसके अंदर। फिर आप क्या करते हो, यार ये सॉक्स तो रही यार, ये तो मुझे जरूरी है, मतलब लेके जानी है। आप उसकी भी जगह बना लोगे, यार ये 2 हैंकी तो रह गई यार, ये तो मैं भूल ही गया था, देन उसको भी आप एडजस्ट कर लो। तो यू मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, पीपल विल एडजस्ट। दैट्स अ थ्योरी, कि आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, लोग अपने आप एडजस्ट करेंगे, ना ही लोग हैं। अगर आप कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस में अगर जा रहे हो ना, जब भी आप एंट्री लेते हो ना, 99% क्या होता है कि आप पीछे देखते हो कोई चेयर खाली तो नहीं है, और पीछे ना कभी चेयर खाली नहीं होती। लेकिन अगर आप ना कोशिश करोगे, आगे जाके देखोगे ना, स्टेज के आगे वाली लाइन, वो आपको मोस्टली खाली मिलेगी। लेकिन आप सोचोगे हो यार मैं आगे जाऊंगा कैसे, बैठूंगा मैं कैसे, फेस करूंगा यार, मैं तो बिल्कुल स्टेज के मुंह पे बैठ जाऊंगा जाके,
नहीं है भाई ऐसा। आप वहां पर जाओ, लोग एडजस्ट करेंगे, आपकी जगह बन जाएगी। बिल्कुल सर, क्या बात है सर, ये आपने बड़ी एक इंसाइटफुल बात जो कही है। मतलब बच्चों ये चीज, मतलब हमको जीवन जो है ना वो व्यवहारिक तरह से चलता है। हम पेपर देते रहते हैं, हमें लगता है सारा जीवन पेपर से ही चलता है, पर ये जो चीजें है ना ये हमें एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती है। अभी हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर जैसे जैसे सर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो हम उनके एक्सपीरियंस से चीजें सीख सकते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज है कि हमको व्यवहारिकता किस तरह से करनी है। अगर आप अपना जगह बनाना चाहेंगे तो जगह बन जाएगी। तो ये बिल्कुल बच्चों हमें बिल्कुल अपने बात को ध्यान में रखना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करियर के टाइम पे रिलेशनशिप अवॉइड करना चाहिए? देखो जैसे अभी हम इसी कंटिन्यूटी में जो अभी हमने बात की, प्रॉब्लम रिलेशनशिप के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम आप उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाओगे, वहां पर प्रॉब्लम है। मतलब आपकी प्रायोरिटीज कहाँ पर हैं, वहां पर प्रॉब्लम है। समटाइम आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय फ्रेंड कि ठीक है, दे वर इन रिलेशन, देन दे गॉट मैरिड, एवरीथिंग हैपेंड, बट दे वर स्ट्रेंथ टू ईच अदर, दे वर हेल्पिंग, दे वर नॉट लाइक अ प्रॉब्लम फॉर ईच अदर। तो आपको लगता है कि नहीं, आई कैन नॉट हैंडल, इग्नोर, बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो हो ही नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फोमो हो रहा है कि नहीं, वो भाई भी कर रहा है, वो भी है, आप फोमो वाले मोड में जा रहे हो, देख लो मैनेज कर पा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो अपनी प्रायोरिटीज को, करियर को, तो करो। अदरवाइज बाहर रहो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स योर, आई वुड से, कैपेबिलिटी टू मैनेज द सिचुएशन। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। इसके अंदर वो क्या कहते हैं, एक बच्चा कह रहा था जैसे सर किसी को नैनीताल जी। जाना है। अब नैनीताल जाना है तो वो मन में सोचे कि भाई नैनीताल जाऊंगा, नैनीताल जाऊंगा तो नैनीताल में ये है, नैनीताल में वो है। तो वो उसकी सोच में खो गया कि भाई नैनीताल में तो ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वैसे। क्या ऐसे सोचने से वो नैनीताल पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा। उसको नैनीताल जाने के लिए निकलना पड़ेगा। नैनीताल कैसे जाऊं? तो बच्चा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाई शुड आई गो नैनीताल। अब उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए हाउ शुड आई गो नैनीताल, है ना? जाएगा भाई, गाड़ी से जाएगा, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, चलेगा तो पहुंचेगा। अब वो घर बैठ के बिल्कुल सोचता ठीक। रहे नैनीताल में ऐसे है, नैनीताल में वैसे है, नैनीताल में ये हो रहा है, नैनीताल में, तो नैनीताल में कुछ नहीं हो रहा भाई। तो रास्ते पे निकल, नैनीताल पहुंच, उसके बाद वहां पे जो हो रहा है तुझे वो दिख जाएगा। सो बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात की कि अगर आप आपकी जर्नी जो चल रही है, जो आपकी लाइफ की जर्नी चल रही है, अगर उस जर्नी के साथ आपके जर्नी को कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आप नैनीताल पहुंचो, वहां जाके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पहले ही सोच लो नैनीताल में ये हो रहा है, नैनीताल में वो हो रहा है, उसके चक्कर में आप रास्ते पे निकलो ही ना, अपना गोल छोड़ दो और आप नैनीताल के सपने लेने लग जाओ। तो दोस्तों उसमें तो आपका नैनीताल आपका ही बन जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल सर ने क्लियर आंसर दिया कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। अगर आपकी सरकमस्टांसिस सहज में कुछ हो रहा है तो फिर उसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है, ऐसा कुछ में बुरी बात भी नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस। तो सर बहुत ही अच्छा जो है हमारा सेशन आपके साथ रहा, एंड बहुत ही सर आपका कीमती समय आपने हमको दिया। एंड बच्चों, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स है, आज प्रोफेशन को सर जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बच्चों को गाइड करने के लिए हमारे साथ आए हैं। तो अगर इस तरह के प्रोफेशनल, सर जैसे प्रोफेशनल्स अगर हमारे इंस्टीट्यूट को लीड करते हैं तो हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि बच्चों के बारे में अगर कोई सोच पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती समय में से समय निकाल के आपने बच्चों को गाइड करने के लिए जो समय दिया है, तो उसके लिए सर बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी सर। नहीं, thank you so much for this wonderful opportunity, and I always love to interact with the student because I was a teacher during my CS career. जैसे मैंने बताया कि भाई CS का एग्जाम दे दिया, देन रिजल्ट के बीच में आई यूज्ड टू गो टू अ स्कूल, देन फॉर द प्राइवेट कोचिंग आई यूज्ड टू like collect money, then for appearing for the next stage. So that was a struggle like we did. So जितने भी मतलब मेरे कई स्टूडेंट्स है, वन ऑफ द स्टूडेंट शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन जोमेटो। मतलब देखता हूँ कि यार नहीं यार, चलो हमने थोड़ा सा पढ़ाया, फॉर सम टाइम्स यू आर देयर लाइक नॉट एज अ फुल टाइम करियर, लेकिन उस टाइम के अंदर भी हमने देखा कि यार अचीवमेंट है। बस आपके अंदर वो फीलिंग्स है कि यार आप दूसरों को देना चाहते हो, एंड वंस इज डूइंग दैट वंडरफुल, आई वुड से, थिंक फॉर द स्टूडेंट। मतलब मैं इनको देखता हूँ ना, मेरे को खुद इंस्पिरेशन होती है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो यार। तो थैंक यू सो मच वंस, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर दिस सेशन। और अभी भी किसी का क्वेश्चन है भैया, आप पूछ सकते हो। हाँ जी। जी बच्चों। लास्ट क्यूए राउंड।
ये चैट कहाँ से आएगा इसका? ये साइड में छोटा सा बटन है सर। ओके, गॉट इट। सर क्वेश्चन प्लीज तो नहीं है, भावेश। पर थैंक यू। हाँ सर, आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। मच नीडेड सेशन था। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, सर ने आज पूछ लिए, वो सॉल्व हो गए। सो थैंक यू सो नाइस ऑफ यू मच। भावेश। बहुत डाउट्स थे, वो आज सॉल्व हो गए मेरे। नहीं, बेस्ट अब ऑफ मुझे लक, अभी यू गो विद योर करियर एंड sky is the limit. You can achieve anything. I have seen people dropping CS, then going for judiciary, then going for UPSC. One of my friend Sanchit, he like got selected in UP PCS, and I know few of them. That's one part I missed to address. You will find so many bureaucrats, IAS, IPS officer who are company secretaries as well. Like Mr. Bhimsen Basi was the commissioner of Delhi Police. He was company secretary. Mr. Suresh Arora, IPS, Punjab DGP, retired. He was a company secretary. Now in Himachal, there is a guy, Abhishek Jain. He's IS officer, senior grade cadre IS officer for Himachal. He's a company secretary, like good friend of mine. And there's a commissioner of GST, Jalandhar, Kumar Gaurav Dhawan. He was a deputy director in PGI also, PGI Chandigarh. And he's also a company secretary. So you will find so many the cross qualification. Like okay, CS आपने एक लेवल पे लेके आया, देन यू फील यार नहीं मेरे अंदर और भी पोटेंशियल है, मुझे कुछ और भी कर सकता हूँ मैं। तो यार उन्होंने और आगे किया, बट पहले सीएस को कंप्लीट किया। यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना, बड़ा रिस्की वेंचर होता है समटाइम्स। ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, तो आप एक बैकअप प्लान जरूर रखें। आपका स्टेपनी टायर जरूर होना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन। देन यू कैन ट्राई, यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ फॉर फर्दर करियर ऑप्शंस। आपको लगता है यार नहीं आप और ज्यादा दौड़ सकते हो, डेफिनेटली यू शुड ट्राई, इसमें कोई डाउट नहीं। प्लीज। सर और एक ही क्वेश्चन था। प्लीज प्लीज वो मेरा भी जो बची हुई ट्रेनिंग है ना, तो हम कैसे चूज करूँ जो मुझे आर्बिट्रेशन में हेल्प करेगी ऐसे? कहाँ पे बेस्ड आउट हो आप? अब मैं सोलापुर महाराष्ट्र। यहाँ पे तो सोलापुर कुछ महाराष्ट्र। फर्म्स नहीं है, यहाँ फर्म्स है पर बेसिक बेसिक हाउ एनुअल फार फाइलिंग ही है। हाउ फार पुणे फ्रॉम योर प्लेस? पुणे यहाँ से 230-250 किलोमीटर्स। 250। क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे पता है कि Yes. मिसल पाव बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, पुणे और कोल्हापुर। हाँ, मिसळ पाव और बहुत नहीं मेरे को नहीं, सोलापुर में मैं, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज इन पुणे, ही वाज टेलिंग मी कि आप पुणे हाँ, आओ, हाँ, आई विल टेक यू टू सोलापुर। और कह रहे वहां हाँ का सर। आपने अगर मिसल पाव खाया तो आप बस वही याद रखोगे, बाकी सब भूल जाओगे। पवन कुमार नाम से है, एक नंबर अरे है वो नाइस, सर। अरे क्या बात है। सो आई थिंक अगर आपको बेटर ऑप्शंस हैं उसके लिए ना रीलोकेट मुझे लगता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये बड़ी नीश वाली प्रैक्टिस है। अगर आप आर्बिट्रेशन की बात करते हो, जिन्होंने किया बहुत अच्छा किया, बट फॉर सम टाइम्स यू हैव टू रीलोकेट पुणे, मुंबई, एंड देन यू विल हैव मोर ऑप्शन टू एक्सप्लोर। ओके सर, क्योंकि मेरा जो लास्ट फर्म में था ना, वहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्लोर करने को मिला नहीं, तो ज्यादा कुछ काम ही नहीं था। मैं मोस्टली तो जीएसटी एप्लीकेशन की थी वहाँ पे, तो इवन एनुअल फाइलिंग भी नहीं किया। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा वो डर था कि, इसलिए वही नहीं सर कोई ने डर, पूछा वो ऐसा तो। देखो आप, ऐसा नहीं है कि मास्टर ऑफ ऑल वाली होने वाली बात है, कुछ नहीं ऐसा। आप जैक ऑफ ऑल होके भी काम चला सकते हो, दैट्स अ वन पार्ट। इफ यू गो फॉर द पीसीएस फर्म, द मिड साइज पीसीएस फर्म, आई ऑलवेज एडवाइज कि आप ना छोटे फर्म के सेटअप में जाओ, जहां पर आप ना काम को एंड टू एंड देख सको। अगर आप कोई बिग फोर की बात करते हो कि केपीएमजी पीडब्ल्यूसी में जा रहे हो, तो आप ना एक प्रोसेस का पार्ट बन के रह जाते हो। आपको ट्रांजेक्शन का एंड टू एंड कभी भी पता नहीं लगता कि हम क्यों कर रहे हैं। आपने मिनट्स बना दी, आपने रेजोल्यूशन बना दिया, यू आर डन, बट यू वोंट अंडरस्टैंड द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो आप ना इतनी बड़ी फर्म में मत चले जाना जहां पर बस ठीक है यू आर वन ऑफ देम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ना पुणे या मुंबई में ट्राई कर सकते हो फॉर सम टाइम्स, 1 साल 2 साल, देन जहां पर भी आप सेटल होना चाहो आपको शायद रास्ता मिल जाएगा। आप एज ए करियर ऑप्शन आर्बिट्रेशन को बना सकते हो। ओके सर, जी थैंक सर। यू। एक बच्चा पूछ रहा है सर, सीए बेटर है या सीएस बेटर है? यार कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। वी बोथ लाइक बोथ द प्रोफेशन आर द स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटेड प्रोफेशन।
सीए के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या जब हम सीए से स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले भी, कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा होता है. दे आर बेटर एक्सपीरियंस्ड विद accounting and taxation because that is their core area of practice. And for us, we are more of a governance professional. We know how this company function, how to regulate the legal provision, that corporate legal I say. हम उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर प्लेस्ड है, एंड वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दोनों के बिना कंपनी नहीं चल पाएगी. तो ऐसा कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, कौन अच्छा है कौन बड़ा है, सबका अपना एक रेलिवेंस है. बिल्कुल एब्सोल्युटली सर. बस एक आपका छोटा सा समय और Please. लूंगा मैं. आज आपने समय दिया है तो अब लालच बढ़ता जा रहा है. एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया सर बच्चे का. Sometimes mind feel fatigue and lazy before starting study. What should be the mindset to start sorting all the things of study? पढ़ते टाइम बच्चे का ध्यान जो है वो भटक जाता है सर. यार फोन को पहले तो साइड में रखो, फोन उस कमरे में नहीं होना चाहिए. दैट्स द वन पार्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फोन एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. दूसरा, आप ना अपने थोड़े से डिटर्मिनेशन लेवल पे काम करो. ठीक है यार, मुझे अब अगली 50 मिनट्स, आप ऐसा टारगेट बनाओ कि 50 मिनट्स के बाद ही आपने 5 मिनट का ब्रेक लेना. आप चाहोगे नहीं 3 आवर्स मैंने पूरी फुल मूवी की तरह फुल सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, कभी नहीं होगा. हमारी एक कंसंट्रेशन की है ना, इवन यू मेडिटेट और डू एनीथिंग, हमारी कंसंट्रेशन की ना एक लिमिट है. हम जैसे ही उस लिमिट पे पहुंचते हैं, हमें अपने आप को रीबूट करना पड़ता है. तो आप 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, देन अगेन 30 मिनट्स आप गए, उसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, देन यू कैन स्टार्ट अगेन. और आप टाइम टेबल बना लो. 5-6 दिन प्रॉब्लम आएगी, 10 दिन प्रॉब्लम आएगी, 11th डे ऑनवर्ड आप वो टाइम टेबल फॉलो कर लोगे ऐसा. तो आप वो थोड़ा ब्रेक लेके, और जो भी आप लेजी और बाकी चीजें जो बता रहे हो वो सब ठीक हो जाएंगी. सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा. 5-10 दिन की स्ट्रगल है, उसके बाद आपको खुद ईजी लगेगा यार, अच्छा है तो. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो प्यारे बच्चों, this was from our side from Rahul Jogi sir and we are really inspired from Rahul Jogi sir. आप दोस्तों इस अब ये वीडियो मैं YouTube के ऊपर डालूंगा. आप इसको सारे के सारे अपने प्रोफेशनल सर्कल के अंदर, जहां जहां पे आपके प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, जहां जहां पे आपके स्टूडेंट्स हैं, सब तक आप ये वीडियो शेयर करो. अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना समय निकाल के आए तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी आवाज को सब तक पहुंचाएं. तो ये बच्चों, हमको ये काम बिल्कुल करना है, बिल्कुल तन्मयता से काम करना है हमको. जैसे सर ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए सर खड़े हैं हमेशा, और हमेशा खड़े रहेंगे. मेरे बड़े भाई के जैसे हैं सर, मैं इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ. मुझे गाइडेंस भी सर ने हमेशा दी है. तो आपको बच्चों इसको सारी जगह शेयर करना है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, सारे इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां जहां तक आपका लिंक है, आप इस सर की आवाज को ज्यादा दूर दूर तक आप पहुंचाएं. और इसी तरह के सेशंस जो है सर हम आपसे लेते रहेंगे. हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे जो बढ़ती जा रही हैं सर. anytime, no problem at all. And thank you so much for your time and best of luck. आप बहुत अच्छा करें जीवन के अंदर, एक अच्छे इंसान बने, पढ़ाई करें और करियर में आगे बढ़े. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर जी. थैंक यू सर.